हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं विच इज सेट्स, है ना। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने ऑलरेडी आपको डिलीवर की है इन अवर प्रीवियस 2 लेक्चर्स, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है हमारी टेक्स्ट में, दिस इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली कुछ कलेक्शंस यहाँ पर दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ डिफरेंट कलेक्शंस दी गई है और आपको यहाँ पर ये बताना है कि भाई कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जब एक कलेक्शन होती है, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है हम कहेंगे कि भाई सेट है, ठीक है। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये कलेक्शन जो है ये सेट नहीं बनाएगी, है ना। तो साथ में ही आपको यहाँ पर कहा गया है आप यहाँ पर अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, यानी कि अगर आप किसी कलेक्शन को यहाँ पर सेट बताते हो तो जस्टिफिकेशन दे दीजिए, ठीक है। अगर कोई कलेक्शन सेट नहीं है वहाँ पर भी आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए, वहाँ पर भी आप रीज़न दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन देनी है इसका क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सपोज आपके पास यहाँ पर कोई कलेक्शन जो है, सपोज ये कलेक्शन सेट बनाती है, ठीक है। जब ये कलेक्शन सेट बनाती है दैट मीन्स दैट द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है। अब अगर ये वेल डिफाइंड है तब आपको यहाँ पर एक ऐसा रीजन देना है जो आपकी इस वेल डिफाइंडनेस को फेवर करता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रीजन देना है जो आपको वाकई में ये बताएगी कि भाई ये जो कलेक्शन है ये रियली वेल डिफाइंड है, ओके। या सपोज आपके पास कलेक्शन कोई है फॉर एग्जांपल जो सेट नहीं बनाती है, ओके, दैट मीन्स वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक रीजन देना है जो आपके इस नॉन वेल डिफाइंडनेस को फेवर करती है, ठीक है। एक ऐसा रीजन जो बिल्कुल आपको ये बताएगी कि वाकई में ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो वो जो हम रीजन देंगे जो हमारी वहाँ पर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को फेवर करेंगे या हमारे पास हमारी कलेक्शन की नॉन वेल डिफाइंडनेस को फेवर करते हैं, ठीक है। तो वो रीजन यहाँ पर जो है हमारे लिए सर्व करेंगे एज जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमें जरूर इंट्रोड्यूस करना है हमारे सॉल्यूशंस में। चलिए, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। चलिए पहले इस पार्ट को लिखते हैं। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट जो है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो वाले मंथ्स लेते हैं ईयर के जिनका नाम जो है बिगिन होता है विद द लेटर जे। क्या लगता है आपको ये वेल डिफाइंड है। देखिए, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है आपको एक छोटा मोटा सा रीजन देना है जो आपकी वहाँ पर इस वेल डिफाइंडनेस को फेवर करता है, ठीक है। यानी कि जिसको पढ़ते ही सब ये कहेंगे कि भाई हाँ वाकई में ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो ये कलेक्शन ले रहा है ये यहाँ पर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन डेफिनेटली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि जब हम इस कलेक्शन के मेंबर्स की बात करते हैं, देखिए मेंबर्स क्या क्या आएंगे। सो दीज आर द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ओके। तो सबसे पहले इसका जो एलिमेंट बनेगा, इसका जो मेंबर बनेगा वो बनेगा जनवरी, ओके। इसके बाद डेफिनेटली जून आएगा, है ना। चलिए, जून हमने इसमें इंक्लूड किया और इसके बाद जुलाई आएगा, लीजिए। तो ये जो यहाँ पर इसके 3 मेंबर्स है, बस सिर्फ यही 3 मेंबर्स यहाँ पर आएंगे और कोई भी मेंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो है जब वो इस चीज़ को नोटिस करता है वो डेफिनेटली कहेगा कि भाई इस कलेक्शन में आपको मिलेगा जनवरी, इस कलेक्शन में मिलेगा जून एंड जुलाई, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो अब कौन सा रीज़न हम यहाँ पर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमें इस बात की गारंटी देगा, जो हमें इस बात का प्रूफ देगा कि भाई कलेक्शन जो है ये वाकई में वेल डिफाइंड है। देखिए, यहाँ पर आपको कोई बड़ी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, कोई बड़ा रीज़न आपको यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर आप सिंपली कहेंगे कि भाई हम श्योर है, ओके, वी आर श्योर दैट मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर दिस दिस एंड दिस। तो ये जो हम यहाँ पर कहते हैं वी आर श्योर, यही यहाँ पर हमारे पास एक जस्टिफिकेशन बन गई इसकी वेल डिफाइंडनेस के लिए,
ठीक है। तो हम इस सूरत में कहेंगे कि भाई कलेक्शन जो है ये हमारे पास सेट बनाएगी। क्लियर। चलिए इसको हम अब सॉल्यूशन में लिखते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखेंगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, हमने कहा ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, रीजन क्या है, हम लिखेंगे वी आर श्योर दैट मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर दिस दिस एंड दिस, हेंस दिस कलेक्शन विल फॉर्म द सेट। ओके डियर्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, फिर इसके बाद बिकॉज लिखेंगे, है ना। जब हम बिकॉज लिखते हैं तो यहाँ से आगे जो है ये यहाँ पर हमारे लिए रीजन बनेगा फॉर इट इज वेल डिफाइंडनेस। ओके, तो यहाँ से आगे यहाँ पर ये हमारे लिए जस्टिफिकेशन बनेगी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं बिकॉज वी आर श्योर मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर जनवरी, जून एंड जुलाई, हेंस दिस कलेक्शन इज द सेट। ओके, तो ये जो कलेक्शन यहाँ पर है फिक्स्ड कलेक्शन रहेगी, वेरी नहीं होगी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, सो सिंपली this collection is a set. Okay, so this was part first. Now let's move to part second. So I will write here part second. चलिए क्या है, so the part second is the collection of 10 most talented writers of India. 10 most talented writers of India. क्या लगता है आपको ये सेट बनाएगी? 10 most talented writers. अगर ये कलेक्शन यहाँ पर सेट बनाती है तब वेल डिफाइंड है। ठीक है, रीजन दे देंगे, फिर इसके वेल डिफाइंडनेस के लिए वहाँ पर रीजन दे देंगे। हम किस बेसिस पे कहेंगे कि भाई ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं साबित हुई फिर भी रीजन देना ही है ना। तो क्या लगता है आपको भाई, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए चलिए हम कुछ राइटर्स लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। आई विल कंसिडर फॉर एग्जांपल, देखिए हमारे पास जो राइटर्स ऑफ इंडिया है, चलिए कुछ राइटर्स में यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अरुंधति रॉय, है ना। चलिए हमारे पास जो है हमारे पास है रविंद्रनाथ टैगोर, इनफैक्ट हैं या थे तो दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सरोजनी नायडू, हम यहाँ पर प्रेमचंद को ले सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद एक्चुअली। हम यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना ये कुछ राइटर्स हैं इंडिया के। ठीक है, अब इन राइटर्स में से हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड चूज करना है। भाई क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन यहाँ पर सेट नहीं बनाएगी। क्योंकि ये जो टर्म है ना टैलेंटेड, टैलेंटेड यहाँ पर कोई राइटर टैलेंटेड हो सकता है किसी पर्सन के लिए, लेकिन वो राइटर दूसरे पर्सन के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की, है ना, कुछ पर्सन जो है जो इनके लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो है अरुंधति रॉय टैलेंटेड बन गई, है ना। तो लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इनके लिटरेचर को या तो पसंद नहीं करते हैं या मतलब इनके लिटरेचर में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए फिर तो टैलेंटेड नहीं बन गई। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है ना, कुछ पर्सन जो है जो काफ़ी इंस्पायर होते हैं इनकी स्टोरीज से। ठीक है, तो उनके लिए मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर टैलेंटेड बन गया। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद के बारे में पता ही नहीं होगा, है ना, तो मुंशी प्रेमचंद जो है ये उनके लिए टैलेंटेड नहीं बन गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रिलीजियस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए जो है डॉक्टर जाकिर नाइक डेफिनेटली वहाँ पर उनके लिए टैलेंटेड बन सकता है। लेकिन कुछ पर्सन है जो रिलीजियस फील्ड के साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, है ना, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनके लिए टैलेंटेड नहीं बन गया। तो जब बात आती है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की, यहाँ पर कलेक्शंस बनेंगी, लेकिन कलेक्शंस यहाँ पर वेरी होंगी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो कलेक्शन है ये यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, हेंस दिस कलेक्शन विल नॉट फॉर्म द सेट। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि हमने कहा वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो एक ऐसा रीजन देंगे जो आपके इस चीज़ को फेवर करेगी। ठीक है, सो दैट विल सर्व एज द जस्टिफिकेशन। तो वो हम यहाँ पर अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, आप देख लीजिए हम क्या लिखेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। जब मैंने कहा नॉट वेल डिफाइंड उसके बाद जस्टिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो क्या लिखा हमने, दिस
this collection is not well defined because one writer may be talented for one person but not for the other. Okay, so that is the reason for this particular statement. This collection is not well defined. Okay, so we can say that this collection does not form the set. ठीक है डियर्स, तो ये हमारे पास पार्ट सेकंड था. अब हम इसको यहाँ पर रब करने वाले हैं. अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हो. सो हियर वी आर गोना रब इट. पार्ट थर्ड जो हमारे पास है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टीम एक बनानी है ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन. ठीक है, देखिए अगर आपको याद होगा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि भाई ये जो यहाँ पर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि एक बैट्समैन जो होगा वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेस्ट हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन के लिए बेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहा है हम डायरेक्टली लिखेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड सॉल्यूशन में. ठीक है, आप ये खुद लिख सकते हो, मैं आपको वर्बली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. ओके, फिर उसके बाद रीजन देना है. आप लिखेंगे बिकॉज वन बैट्समैन मे बी बेस्ट फॉर द वन पर्सन बट नॉट फॉर द अदर, हैंस दिस कलेक्शन डज नॉट फॉर्म द सेट. ठीक है डियर्स, तो ये आप पार्ट थर्ड आपका है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो. सो आई विल मूव टू पार्ट फोर्थ. सो हियर वी आर हैविंग पार्ट फोर्थ. पार्ट फोर्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. चलिए, ओके, सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. आपके क्लास में कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, बताइए वेल डिफाइंड है? यस यस, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज डेफिनेटली वेल डिफाइंड. देखिए फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, है ना, आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं वहाँ पर आपको आपके 11th क्लास में से कलेक्शन ऑफ बॉयज़ लेने हैं. तो ये जो कलेक्शन ऑफ बॉयज़ वहाँ पर होंगे ये तो क्लास फ्लोज होंगे. ठीक है ना, ये कलेक्शन तो यहाँ पर फिक्सड रहने वाली है. ठीक है, सो दैट गारंटीज दैट दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. ओके, एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ सेट. ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखेंगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. ठीक है, उसके बाद रीजन देंगे. चलिए देखते हैं. This collection is well defined. Yes, it is obviously well defined. तो हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है? This collection is well defined. Yes, this collection is well defined. इसके बाद हम लिखते हैं because all boys in our class are class flows. ओके, ये जो सारे बॉयज हैं आपके क्लास 11th में, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्लास फ्लोज होंगे. सो दिस विल सर्व एज जस्टिफिकेशन. ओके, दिस विल सर्व एज रीजन फॉर योर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी. ओके, सो वी कैन से दैट दिस कलेक्शन इज ए सेट. ओके डियर्स, आप यहाँ पर नोट अगर करना चाहते हैं तो कीजिए. सो हियर इज पार्ट फिफ्थ नाउ. पार्ट फिफ्थ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. चलिए, ये जो पार्ट फिफ्थ है ये हम आपको ऐसे ही बता देते हैं. यहाँ पर हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. अब ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या है? दिस इज डेफिनेटली वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर जो आपके इसके मेंबर्स मिलेंगे, इसके एलिमेंट्स मिलेंगे, वो आएंगे 1 से लेके 99 तक. बिकॉज वी आर अबाउट टू टेक नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. जब हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेस देन 100, तो वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 99. तो ये जो यहाँ पर एलिमेंट्स बनते हैं, ये एलिमेंट्स जो यहाँ पर है ये एक फिक्स्ड कलेक्शन बनाएगी. ठीक है, ये कलेक्शन जो है ये फिक्स्ड रहने वाली है फॉर एवरी पर्सन. ठीक है ना डियर्स, तो हम कहेंगे कि भाई कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये कलेक्शन यहाँ पर सेट बनाएगी. आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन में, आप लिखोगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. इसके बाद रीजन देना है. जब आप लिखते हो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, उसके बाद आपको ऐड करना है बिकॉज मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 99. Okay, so that will serve as the justification, that will serve as the reason, and that favors your well definedness. Okay, तो फिर लास्ट पे लिखेंगे hence this collection is a set. So the solution will be this collection is well defined because members of this collection are this and this. Okay, hence this collection is a set. Okay, तो ये आप यहाँ पर खुद भी लिख सकते हो. हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. ठीक है ना. चलिए पार्ट 6 को यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा देखते हैं. पार्ट 6 को हम यहाँ पर लिखते हैं.
सो पार्ट 6 इज द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। बताइए क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? यस, डेफिनेटली वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी कलेक्शन बनेगी उसमें वो वाली नॉवेल्स आएंगी जो बिलोंग करते हैं किसको? मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, तो जब जो कोई भी यहाँ पर कलेक्शन बनाएगा वो यहाँ पर एक फिक्स्ड कलेक्शन बनाएगा, because all the novels they belong to the writer Munshi Premchand, so that makes this collection well defined. Okay, hence this collection is a set. तो solution में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे this collection is well defined. Okay, फिर रीजन देंगे, हम लिखेंगे this collection is well defined because all the novels are written by the Munshi Premchand, or we can say that all the novels belong to the Munshi Premchand, hence this collection is a set. Okay, तो हम solution यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज ऑल द नॉवेल्स आर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, hence this collection is a set. So this is the part 6th. Now let's move to part 7th. Part 7th is the collection of all even integers. The collection of all even integers. चलिए ये भी हम लिखते हैं यहाँ पर है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, तो हम यहाँ पर इसको रब करते हैं। देखिए, सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स क्या लगता है आपको? वेल डिफाइंड है? यस है। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो हम कहेंगे सिंपली दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर सो एंड सो। तो यहाँ पर जो आपको मेंबर्स हैं व्हाट आर दे आर द इवन इंटीजर्स। तो आपको यहाँ पर इवन इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। और हमारे पास जो इवन इंटीजर्स होते हैं ना, ये तो इन्फिनाइट होते हैं, है ना, दीज आर इन्फिनाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो कलेक्शन है ये डेफिनेटली एक सेट बनाएगी, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं, बिकॉज इवन इंटीजर जो है ये तो इवन इंटीजर से रहने वाले हैं, इनमें कौन सी ऑल्ट्रेशन होगी? कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। हम सोल्यूशन में लिखेंगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो हम सोल्यूशन में यहाँ पर लिखते हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड बिकॉज मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर दीज। ये यहाँ पर इस कलेक्शन के मेंबर्स बनेंगे। देखिए मेंबर्स जो यहाँ पर है इन्फिनाइट है ना, तो मैं यहाँ पर सो ऑन ले रहा हूँ बिकॉज ये जो हमारे पास इवन इंटीजर्स है इनका लोअर बाउंड यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग सो ऑन। फिर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर ये इंटीजर्स है ये किस तरह के होंगे। सिंस दे आर इवन, सो दे विल बी लाइक -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, ठीक है। चूंकि इन्फिनाइट सेट है दैट्स वाई आई हैव टेकन सो ऑन फ्रॉम द लेफ्ट एंड सो ऑन फ्रॉम द राइट। ओके, बिकॉज इट इज़ अनबाउंडेड बिलो एंड इट इज़ अनबाउंडेड अबोव। इसका तो कोई अपर बाउंड है ही नहीं और यहाँ पर कोई भी लोअर बाउंड है नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है दैट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखिए हम यहाँ पर सेट्स पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पार्ट 8 में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कलेक्शन यहाँ पर सेट बनाएगी? ये यहाँ पर डेफिनेटली सेट बनाएगी, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर बताएगी कि ये वेल डिफाइंड है? देखिए जब हमने कहा ये वेल डिफाइंड है, वो हम इसलिए कहेंगे कि भाई ये जो कलेक्शन है दिस इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आपके यहाँ पर हम चूंकि सेट्स पढ़ते हैं तो सेट्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी कलेक्शन आपको लेनी है, ठीक है ना। तो ये जो कलेक्शन यहाँ पर है ये कलेक्शन यहाँ पर फिक्स्ड रहने वाली है, okay, because all the questions here they belong to some specific chapter, okay, so we can say that the collection is well defined and hence this collection forms the set, okay। तो हम इसके solution में लिखेंगे this collection is well defined, this collection is well defined। फिर उसके बाद रीजन देंगे, फिर लिखेंगे because all questions belong to the fixed chapter, okay, all questions belong to some specific chapter। ये एक specific chapter को belong करेंगे, okay। तो ये जो कलेक्शन है दिस विल बी द सेट, ठीक है डियर्स। तो ये हमारा पार्ट 8 था। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट 9 है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, हमसे यहाँ पर कह रहा है आप एक कलेक्शन बना लीजिए विच इज़ द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, तो क्या लगता है आपको वेल डिफाइंड है ये कलेक्शन? देखिए ये बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? बिकॉज हम कहेंगे कि भाई एक एनिमल जो होता है ये डेंजरस एक पर्सन के लिए हो सकता है लेकिन दूसरे पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कोई इंसान ऐसा होता है जिसको चूहे से भी डर लगता है, रैट, है ना। तो दैट डजंट मीन कि रैट्स को हम यहाँ पर डेंजरस कैटेगरीज में डालेंगे,
ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम यहाँ पर हमारी अपने नेचर की बात आती है, ठीक है। तो एक एनिमल जो होगा ये एक पर्सन के लिए डेंजरस बन सकता है लेकिन दूसरे पर्सन के लिए डेंजरस नहीं बन सकता है ना। तो यहाँ पर जब बात आती है कलेक्शन की, तो कलेक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन कलेक्शन जो है ये वेरी होगी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। ओके, तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए सोल्यूशन में आपको सिंपली लिखना है डायरेक्टली दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, फिर उसके बाद रीजन मेंशन करना है। रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन में आप यही लिखेंगे कि बिकॉज one animal may be dangerous for one person but not for the other, so this collection will not form the set. Okay dears, तो ये जो collection यहाँ पर है ये यहाँ पर set नहीं बनाएगी, ठीक है। So with this we have completed our question number first and now we will move to question number 2. Now let's see what question number 2 is about. So question number 2 is, so in question number 2 we have been given the set A, and set A it consists of elements 1 2 3 4 5 6. Okay, and you are being asked to insert the appropriate symbol, this or this represents belongs and this one does not belongs in the blank spaces. Okay, तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स इसने दिए हैं, आपको यहाँ पर चेक करना है कि भाई ये जो एलिमेंट्स है, अगर ये एलिमेंट सेट ए में है तब जाके आपका यहाँ पर बिलोंग्स आएगा, अगर ये एलिमेंट सेट ए में नहीं है तब डज नॉट बिलोंग्स आएगा, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 इज हियर, सो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आएगा बिलोंग्स, ठीक है। तो सिमिलरली 8, सिंस 8 इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 8 इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो वी विल राइट दिस 8, so it does not belong to. Okay dears, and similarly for all these parts, so 0 it will not belong, 4 it belongs, 2 it definitely belongs, and 10 this does not belong. Okay, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके डियर्स, तो अगर आप लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर इसको रब करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर इसने कुछ सेट्स ली हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको यहाँ पर इनका रोस्टर फॉर्म लेना है, ठीक है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमें ये सेट बता रहा है, ही इज कंसिडरिंग सेट ए एंड ही इज डिफाइनिंग दिस सेट एज एक्स। ओके, so elements in the set A have been taken as x. Okay, now here's a condition which is described over this x, and this condition will tell you what are the actual values of x. Okay, now see, so it's x side that x is an integer and -3 it is less than x less than 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो x है ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वो वाले इंटीजर्स होंगे जो आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे, इस रेंज में मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इस रेंज में हमारे पास कौन से इंटीजर्स आएंगे, तो वो जो इंटीजर्स है दे विल फॉर्म द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट ए। ओके, चलिए देखिए मैं यहाँ पर एक रियल एक्सिस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रियल एक्सिस। ओके, लेट दिस बी द ओरिजिन। मैं यहाँ पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करूँगा, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 1 आएगा फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज 2, हियर इज 3, हियर इज 4, हियर इज 5, हियर इज 6 and so on. Okay, similarly on the left side of origin it will be -1, so here it is -2, here it is what, -3, here it is -4 and so on, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका सेट क्या है, यहाँ पर आपको इंटीजर्स लेने हैं ये वाले। तो आपका जो इंटीजर है दैट इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो वेयर इज -3, -3 इज हियर। ओके, -3 जो आपका है इट इज हियर। ओके, अब देख लीजिए वो वाले इंटीजर्स जो -3 से बड़े हैं, देखिए पहला वाला आपको मिलेगा -2। ओके, -2 इट इज ग्रेटर देन -3। सिमिलरली -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6, बिकॉज हियर इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ओके, इट इज लेस देन 7। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है हमारे जो इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस विल फॉर्म द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ ए इज, देखिए इसमें तो डेफिनेटली आपको पहले -2 मिलेगा, फिर इसके बाद -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, so these are the integers which belong to this particular category.
ओके, यहाँ पर हमने इसका रोस्टर फॉर्म लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में हमारा क्या है। तो पार्ट सेकंड जो हमारे पास है, यहाँ पर ये सेट बी ले रहा है एंड ही इज कंसिडरिंग सेट बी एज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपली नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेस देन 6। तो इसके रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे भाई? 1 आएगा, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, दिस इज द सिंपल वन। सो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, है ना भाई। तो यहाँ पर ये इसका रोस्टर फॉर्म बन गया, एलिमेंट्स लिस्ट हो गए। ओके, सो दिस विल सर्व एज द रोस्टर फॉर्म। ओके डियर्स, नाउ सी लेट्स मूव टू पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास सेट सी दिया गया है एंड इट हैज़ बीन डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ओके, तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो वाले 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या बनाता है? 8 बनाता है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे, देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो होते हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम 10, है ना। इट्स ऑब्वियस। देखिए 10 जो है दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। इसके बाद आपका 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 सो ऑन, ये मूव होगा अप टू 99। So 99 it is the last 2 digit number. Okay, after that there will be the category of 3 digit numbers. Okay, so leave that. तो हमें यहाँ पर सारे 2 digit numbers नहीं लेने हैं, हमें यहाँ पर वो वाले 2 digit numbers लेने हैं जिनका sum of the digits क्या बनता है? 8. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम 10 को कंसिडर करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स? 1 plus 0, 1 plus 0 is 1. Okay, if we consider 11, so what is the sum of the digits? It is here 1 plus 1, which is 2. Okay, if we consider 12, what is the sum of digits? 3. Similarly for 13, sum of the digits is 4 and for 14 sum of the digits is 5. तो ये जो यहाँ पर है ये ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ से जनरलाइज करना है और आपको यहाँ पर वो पर्टिकुलर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स बाहर निकालने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स क्या बनता है? 8 बनता है, ठीक है। तो आप बता दीजिए रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? काफी सिंपल है, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म सी इज, बताइए पहला 2 डिजिट नंबर वायर सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, बताइए कौन आएगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा 17, बिकॉज 1 plus 7 is 8। ओके, इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद डेफिनेटली आपको 26 मिलेगा। ओके, यस, सो 26 के बाद क्या आएगा? 27, 28, 29, 30, नो इट विल बी 35। यस, 35 मिलेगा बिकॉज 3 plus 5 is 8। ओके, 35 के बाद क्या आएगा? 35 के बाद आपको डेफिनेटली 44 मिलेगा, 44 बिकॉज 4 plus 4 is 8, है ना। अब आगे जाएंगे तो 44 से जब हम आगे जाएंगे तो जो नेक्स्ट होगा वो हमारा आएगा यहाँ पर 53। क्या आया? 53, है ना। तो 53 देख लीजिए, 53 जो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक्चुअली ये हमें 35 से मिलेगा बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। ओके, तो 44 से आगे जो आपको अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स मिलेंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स 8 बनता है वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 35 जो है इसका हम डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे वो बनेगा 53। सिमिलरली यहाँ पर 26 है, इसके डिजिट्स जब इंटरचेंज होंगे यू विल गेट 62, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आएगा 62। सिमिलरली 17 के हम इंटरचेंज करेंगे, ये बनेगा 71। तो ये हमारे पास बन गई 2 डिजिट नंबर्स वेयर द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। आपको लगता है कोई और 2 डिजिट नंबर यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता है? अरे भाई डेफिनेटली आएगा, एक और आएगा। कौन? ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आएगा 80। It is a 2 digit natural number whose sum of digits is 8 because 8 plus 0 is what? 8. Okay, so this will serve as 2 digit numbers for this particular set C. तो हमारे पास यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म मिल गया, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके डियर्स, चलिए तो हम यहाँ पर इसको रब करेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हो। सो वी विल कम टू पार्ट नंबर 4। ओके, चलिए देखिए पार्ट 4 जो हमारे पास है यहाँ पर सेट डी कंसिडर किया गया है और ये जो सेट डी है इसमें हम यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है इट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ओके, तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन वो वाले प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट कंसिडर द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60। ओके, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर्स है जो 60 को डिवाइड करेंगे, तो वो वहाँ पर इस सेट का जो है रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट डी इज
बताइए भाई पहले कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 1 की, 1 डेफिनेटली 60 को डिवाइड करेगा, लेकिन 1 जो है इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, है ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, बिकॉज 2 जो मेरे पास है इट इज़ प्राइम नंबर, इट इज़ प्राइम एंड इट डिवाइड्स व्हाट 60। ओके, तो 2 यहाँ पर पहला एलिमेंट आएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 3 की, 3 डेफिनेटली एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी करता है, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, बात करते हैं 4 की, 4 जो मेरे पास है ये 60 को डिवाइड करेगा, लेकिन 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स वो यहाँ पर इस सेट में नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर बात करेंगे 5 की, 5 डेफिनेटली 60 को डिवाइड भी करेगा और प्राइम भी है, तो 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद 6 हमारे पास है, 6 जो है 60 को डिवाइड करेगा, लेकिन 6 itself is not a prime number, so that will no longer gonna be the element in this set। ठीक है, सिमिलरली 7 8 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 यहाँ पर डिवाइड करेगा, लेकिन 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर जब अब बात आती है 12 की, 12 भी डिवाइड करेगा, लेकिन बट 12 इज नॉट प्राइम। तो सिमिलरली जब हम बात करेंगे 15 30 वगैरह, तो इसके आगे जो भी डिवाइडर्स आपको मिलेंगे, 5 से आगे जो भी डिवाइडर्स आपको मिलेंगे 60 के, वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो जो रोस्टेड फॉर्म बनेगा सेट का, वो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो रोस्टेड फॉर्म में आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 विल बी 2 3 एंड 5। ओके, सो दिस विल सर्व द रोस्टेड फॉर्म। चलिए पार्ट 5 पे आते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास जो पार्ट 5 है, हियर द सेट इज ई एंड दिस सेट इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री में जो भी लेटर्स हमारे पास है, हमें उन लेटर्स का यहाँ पर सेट बनाना है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर अपने जहन में रखनी है, जब भी हम सेट बनाते हैं वहाँ पर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने जब पहले ही सेट को डिफाइन किया, हमने पहले ही कहा कि भाई ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर जो रिपीटेशन होती है एलिमेंट्स की, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द सेट। ठीक है, तो जो इसका रोस्टर फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर रोस्टर फॉर्म मिल रहा है सेट ई का, इट विल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टी और आई जी ओ एन एम ई वाई। ओके, क्योंकि ये जो यहाँ पर लेटर्स है, दे आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या रिपीटेशन हो रही है, नो, सो दिस विल सर्व एज द रोस्टर फॉर्म ऑफ आवर सेट ई। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पर ये पार्ट 6 जो मेरे पास यहाँ पर है, इट इज सेट एफ एंड द सेट एफ ही हैज कंसिडर्ड दिस एज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। ठीक है, तो ये जो 6th पार्ट है यहाँ पर ये कंसिडर करता है बेटर, बी ई टी टी ई आर। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली लाइक पार्ट 5। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट 5 में किया। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको सेट लेना है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। तो यहाँ पर जितने भी लेटर्स यूज़ हुए हैं, आपको वो लेटर जो है अपने रोस्टर फॉर्म में लेने हैं, लेकिन आपको क्या करना है, रिपीटेशन नहीं करनी है। तो जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वहाँ पर आपका ऐसा आएगा, बी आएगा, कॉमा ई मिलेगा, क्योंकि टी यहाँ पर आपको रिपीट हुआ है, लेकिन आपको रिपीट अपने रोस्टर फॉर्म में नहीं करना है। ठीक है, तो टी मिलेगा एंड सिमिलरली आपको यहाँ पर आर मिलेगा। सो दिस विल बी द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 3। Now the rest of the questions, question number 4, question number 5 and question number 6, तो ये जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको देखिएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।